गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जहां मन भय रहित हो और मस्तक ऊंचा हो। पहचान, स्वायत्ता और अपने हक के लिए शांति से आवाज उठाना, ये जो भावनाएं हैं, यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। आज हम लद्दाख की स्थिति पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हम बात करेंगे जो हाल में वहां हुआ है, खासकर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसमें सोनम वांगचुक की क्या भूमिका है, और ये जो मांग उठ रही है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की, इसका असल में मतलब क्या है। हाँ, और हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए तो खास तौर पर जरूरी हो सकता है। मतलब मेंस के लिहाज से देखें तो जीएस पेपर 2 राजनीति शासन और जीएस पेपर 3 सुरक्षा अर्थव्यवस्था इनसे जुड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए भी 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 244 और जो करंट इवेंट्स हैं, वो सब महत्वपूर्ण है। सही। और वैसे भी देश के इतने अहम हिस्से के बारे में सही जानकारी होना तो सबके लिए जरूरी है। तो हमारा मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे लद्दाख की जो मांगे हैं, उनकी जो परतें हैं, उन्हें खोलने की, समझने की कि केंद्र सरकार क्या सोच रही है, उनका क्या रवैया है, और ये जो तनाव बना है हाल में, इसके पीछे असल वजह क्या हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो घटनाएं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा, लेह में प्रदर्शन हुए और वो हिंसक हो गए। ये कब हुआ और इसके पीछे फौरी वजह क्या थी? जी, ये जो हिंसा की घटना हुई लेह में, इसका टाइमिंग बड़ा अहम है। ये तब हुई जब केंद्र के गृह मंत्रालय और लद्दाख के जो नुमाइंदे हैं, उनके बीच 6 अक्टूबर को एक मीटिंग तय थी। अच्छा। उससे बस कुछ ही दिन पहले। अच्छा। और इन प्रदर्शनों का कॉल ले एपेक्स बॉडी यानी एलएबी ने दिया था। ये कॉल दिया गया था मुख्य रूप से सोनम वांगचुक के समर्थन में। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और काफी जाने जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो उस समय लद्दाख की मांगों को लेकर 35 दिन से भूख हड़ताल पर थे। 35 दिन काफी लंबा समय है। जी, और इसमें एक अजीब सी बात यह है कि वांगचुक, जो शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्हें ही दिल्ली जाने वाले उस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया था। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जिनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, वो खुद बातचीत का हिस्सा नहीं थे। जी, बिल्कुल। यहीं पर एक तरह का विरोधाभास दिखता है। समझ गई। तो इस सब के बीच वो कौन सी खास मांगे हैं जिन पर ये पूरा आंदोलन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल टिकी हुई है? ये 6ठी अनुसूची क्या बला है जिसकी इतनी बात हो रही है? देखिए, लद्दाख की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी मांग है, वो है इस इलाके को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची, मतलब 6th शेड्यूल में शामिल करना। ये जो अनुसूची है, ये संविधान के आर्टिकल 244 के तहत आती है। इसका जो मूल मकसद है वो ये है कि कुछ राज्यों के अंदर स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयां बने, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अच्छा, स्वायत्त मतलब? हाँ, जिन्हें स्वायत्त जिला परिषद या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहते हैं। इन परिषदों को अपने इलाके में कुछ मामलों में, जैसे कानून बनाने में, न्याय करने में और प्रशासन चलाने में थोड़ी आज़ादी, मतलब स्वायत्तता मिलती है, ताकि वो अपनी जो खास ज़रूरतें हैं, अपनी संस्कृति है, उसके हिसाब से काम कर सकें। क्या ये व्यवस्था भारत में कहीं और भी लागू है? मतलब समझने के लिए कोई उदाहरण? हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी ये व्यवस्था मुख्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में लागू है: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। वहाँ के कुछ ट्राइबल एरियाज में ये लागू है। अच्छा। उनको अपनी जमीन, जंगल, लोकल गवर्नेंस और जो उनके सामाजिक रीति रिवाजें, उनसे जुड़े मामलों में कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार मिल जाता है। और लद्दाख के लोग, खासकर जो वहाँ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो इसे अपने लिए क्यों चाहते हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनी गया था। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, लद्दाख के जो नागरिक समाज समूह हैं, इसमें ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए। हाँ, दोनों। हाँ, दोनों। इनका मानना है कि सिर्फ 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा, यही 2 चीजें हैं जो उनकी जो मुख्य चिंताएं हैं, उनका सही मायने में हल निकाल सकती हैं। और ये चिंताएं क्या हैं? मतलब किन चीजों को लेकर? ये चिंताएं जुड़ी हैं वहाँ की जमीन पर कंट्रोल से, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौकों से, और सबसे बढ़कर लद्दाख की जो अपनी एक खास कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक पहचान है, उसे बचाने से। उन्हें लगता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद, और खासकर जब लद्दाख बिना विधायिका वाला यानी विदाउट लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरी बना, तो ये संवैधानिक सुरक्षा, ये कवच बहुत जरूरी हो गया है ताकि लोकल हितों की रक्षा हो सके। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लद्दाख की अपनी पहचान, अपने भविष्य को लेकर जो गहरी चिंताएं हैं ना, ये उसकी सीधी आवाज है। इस इतनी अहम मांग पर केंद्र सरकार का क्या नजरिया सामने आया है?
क्या सरकार इसे मानने की तरफ बढ़ रही है? अब तक जो संकेत मिले हैं और जो गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं, उनसे तो यही लगता है कि केंद्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने में थोड़ी हिचक रही है। हिचक रही है मतलब साफ मना नहीं किया? नहीं, सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है, लेकिन पूरी तरह से हाँ भी नहीं कहा है। बल्कि सरकार ने कुछ दूसरे मतलब वैकल्पिक संवैधानिक सुरक्षा उपायों की पेशकश की है। अच्छा, वैकल्पिक उपाय, किस तरह के उपाय सुझाए हैं? जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें शामिल है अधिवास आधारित नौकरी आरक्षण, यानी डोमिसाइल के आधार पर लोकल लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, और लद्दाख की जो लोकल भाषाएं हैं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। शायद सरकार का तर्क यह है कि इन तरीकों से भी लोकल हितों की रक्षा हो सकती है। लेकिन क्या ये जो वैकल्पिक उपाय हैं, जैसे नौकरी में आरक्षण या भाषा को मान्यता देना, क्या ये उस मूल चिंता का हल करते हैं जो स्वायत्तता, भूमि अधिकार, पहचान के संरक्षण से जुड़ी है, जिसके लिए छठी अनुसूची की मांग हो रही है? लद्दाख के समूह इन विकल्पों को क्यों नहीं मान रहे? हाँ, यही तो पेंच है। जैसा मैंने पहले कहा, लद्दाख के जो दोनों मुख्य समूह हैं, LAB और KDA, वो अपनी छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग पर बहुत मजबूती से टिके हुए हैं। बिल्कुल। उनका मानना है कि सरकार जो उपाय बता रही है वो काफी नहीं है। वो उनकी चिंताओं का कोई स्थायी, कोई पक्का और पूरा समाधान नहीं देते। सोनम वांगचुक ने भी केंद्र के इन प्रस्तावों को आंशिक समाधान मतलब पार्शियल सोल्यूशन कहकर एक तरह से नामंजूर कर दिया था। वो एक मुकम्मल, एक लॉन्ग टर्म हल चाहते हैं, ऐसा हल जो उनकी जो खास स्थिति है उसको मान्यता दे। तो एक तरफ सरकार है जो दूसरे रास्ते सुझा रही हैं और दूसरी तरफ लद्दाख के समूह हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस खींचतान में कौन-कौन लोग मुख्य हैं और उनके बीच के समीकरण कैसे हैं, खासकर सोनम वांगचुक की भूमिका को लेकर? ये क्या मामला है कि वो बातचीत से बाहर रहे? बिल्कुल, ये समीकरण काफी पेचीदा है। सूत्रों की माने तो मई के बाद से गृह मंत्रालय और लद्दाख के ग्रुप्स के बीच कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हो पा रही थी। मई से काफी लंबा गैप है। जी, और इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि केंद्र सरकार बातचीत की टेबल पर सोनम वांगचुक की मौजूदगी को लेकर शायद सहज नहीं थी। अच्छा, हाँ, इस वजह से बातचीत में एक तरह का ठहराव आ गया था। तो फिर ये 6 अक्टूबर की मीटिंग कैसे तय हुई अगर वांगचुक की मौजूदगी पर असहमति थी? ये बातचीत का अगला दौर तभी मुमकिन हो पाया जब ले एपेक्स बॉडी ने, ऐसा कहा जा रहा है, सोनम वांगचुक को दिल्ली जाने वाले अपने डेलीगेशन से हटा दिया। ओह, और इसके साथ ही लद्दाख के पूर्व सांसद हैं थुप्स्तान छिवांग, उन्हें LAB का अध्यक्ष बनाया गया और डेलीगेशन की लीडरशिप उन्हें सौंपी गई। थुप्स्तान छिवांग, इनके बारे में थोड़ा और बताएंगे? खासकर इस पूरे मामले में उनकी क्या अहमियत है? थुप्स्तान छिवांग लद्दाख के काफी अनुभवी और सम्मानित नेता हैं। वो 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। हाँ, याद आया। लेकिन 2018 में उन्होंने पार्टी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। और ये भी जानना दिलचस्प है कि छिवांग का पहले वांगचुक के साथ कुछ मतभेद भी रहा है। अच्छा, किस तरह का? जब जुलाई में वांगचुक को LAB में शामिल किया गया था, तब छिवांग ने व्यक्तिगत एजेंडा और प्रतिस्पर्धी हितों का हवाला देते हुए LAB से इस्तीफा दे दिया था। ओह, तो अंदरूनी खींचतान भी है। जी, और सूत्रों के मुताबिक सरकार बातचीत फिर से शुरू करने के लिए उनकी यानी छिवांग की मौजूदगी चाहती थी। छिवांग का लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से भी गहरा नाता है, जो वहाँ काफी प्रभावशाली है। तो हाँ, यहाँ अंदर की राजनीति भी एक भूमिका निभा रही है। यानी मामला सिर्फ सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच का ही नहीं है, बल्कि लद्दाख के अंदर भी अलग-अलग मत और समीकरण काम कर रहे हैं। इसी बीच क्या सोनम वांगचुक के खिलाफ हाल में कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है? ये भी सुनने में आया था। हाँ, एक और घटना हुई है जिसने ध्यान खींचा है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक का जो इंस्टीट्यूट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, हाँ, IIL, जी, जो वैकल्पिक शिक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है, उसको अलॉट की गई 1000 कनाल जमीन, मतलब करीब 125 एकड़, उसका अलॉटमेंट रद्द कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि इसमें कुछ अनियमितताएं थी। इस पे सोनम वांगचुक की क्या प्रतिक्रिया आई? वांगचुक ने इसे सीधे सीधे बदले की कार्रवाई कहा है। उनका आरोप है कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने लद्दाख में कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों को चारागाह की जमीन देने का विरोध किया था। उनका कहना है कि ये उन्हें चुप कराने की कोशिश है। चलिए, अब वापस उस हिंसा पर आते हैं जो हाल में हुई। सोनम वांगचुक तो महीनों से शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रख रहे थे, जैसे लंबा अनशन किया, दिल्ली तक पश्मीना मार्च की भी योजना थी। फिर ये हिंसा कैसे भड़क गई, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आई?
वांगचुक ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक बयान भी जारी किया, कहा कि उनके अनशन के 15वें दिन लेह में जो आगजनी हुई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वो देखकर दुख हुआ। हाँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 5 साल से युवा बेरोजगार हैं और आप कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब आप युवाओं को बेरोजगार रखते हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेते हैं, तो ये अशांति का नुस्खा ही है। मतलब उन्होंने वजह समझाने की कोशिश की। जी, लेकिन साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की और युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़ने की बहुत जोरदार अपील भी की। लद्दाख में लेह के अलावा कारगिल जिला भी है, वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। क्या कारगिल क्षेत्र से भी इन मांगों और हाल की घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया आई है? हाँ, बिल्कुल आई, और ये काफी महत्वपूर्ण है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के जो सह अध्यक्ष हैं सज्जाद कारगिली, उन्होंने लेह में प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूति जताई। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश मॉडल की विफलता को दिखाती हैं। KDA भी सोनम वांगचुक के अनशन और छठी अनुसूची व राज्य के दर्जे की मांगों का पूरा समर्थन करता है। तो क्या KDA की भी वही मांगे हैं जो लेह एपेक्स बॉडी की हैं? क्या ये दोनों संगठन इस मुद्दे पर एक साथ हैं? जी हाँ, और ये इस आंदोलन का एक बहुत बहुत अहम पहलू है। कारगिली ने साफ कहा कि ये लड़ाई लद्दाख के मौजूदगी की है, लोकतंत्र की बहाली की है, हमारी जमीन के मुद्दों की है और युवाओं के लिए नौकरियों की है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का फोकस राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के हमारे मुख्य एजेंडे पर ही होना चाहिए। असल में KDA ने लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में कारगिल में बंद भी रखा था। अच्छा, कारगिल में बंद भी हुआ? जी, और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर हालात बिगड़ते हैं, कुछ बुरा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यहाँ यह समझना जरूरी है कि लद्दाख की ये दो मुख्य इलाके, बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल, इतिहास में कई मुद्दों पर अलग अलग राय रखते आए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर एक साथ है। बिल्कुल, राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की इन मांगों पर लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA दोनों पूरी तरह एकजुट होकर एक जॉइंट फ्रंट बनाए हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अगर हम इस पूरी स्थिति का एक विश्लेषण करें, इन सब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, तो क्या मुख्य बातें या गहरे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं? देखिए, यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि कैसे कई चीजें एक साथ मिलके इस सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। एक तरफ जो प्रमुख आवाजें हैं, जैसे सोनम वांगचुक, उनको बातचीत की प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश या उनकी भूमिका को लेकर सरकार की असहजता, ये एक फैक्टर है। दूसरी तरफ सरकार का मांगों पर थोड़ा कड़ा रुख और बातचीत में प्रगति की धीमी रफ्तार या उसकी कमी, इन सब ने मिलकर शायद इस गतिरोध को और हाल की अशांति को बढ़ाने में भूमिका निभाई हो। दूसरी अहम बात, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कि ये छठी अनुसूची की मांग, इसको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल मांग की तरह नहीं देखा जा सकता। सही। इसे लद्दाख की जो खास भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो अलग तिब्बती बौद्ध और इस्लामी संस्कृति है, और खासकर आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हालात बने हैं, उसके संदर्भ में समझना होगा। लद्दाख बिना विधायिका वाला UT बना तो जाहिर है लोकल कंट्रोल और ऑटोनॉमी को लेकर चिंताएं बढ़ी। ये मांग असल में विकास की इच्छा और अपनी जमीन, पहचान और भविष्य पर लोकल कंट्रोल बनाए रखने की जो गहरी चाहत है, उसके बीच के तनाव को दिखाती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये बातचीत की प्रक्रिया पर भी एक अहम सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि कोई भी डायलॉग प्रोसेस कितना समावेशी, कितना इंक्लूसिव और कितना असरदार हो सकता है, खासकर तब जब जो मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं उनको कथित तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का सामना करना पड़ रहा हो या उन्हें बातचीत की टेबल से ही बाहर रखने की कोशिश हो रही हो। सही बात है। किसी भी पेचीदा मसले का स्थायी हल निकालने के लिए जरूरी होता है कि सभी पक्षों को भरोसे में लिया जाए, उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए और एक साझा रास्ता निकाला जाए। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि लद्दाख में छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है, और इसके पीछे है अपनी खास पहचान, जमीन और नौकरियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार दूसरे समाधान पेश कर रही है, लेकिन लद्दाख के जो स्थानीय समूह है, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, वो इन विकल्पों को नाकाफी मानते हुए अपनी मुख्य मांगों पर अड़े हुए हैं। सही। सोनम वांगचुक इस आंदोलन का एक बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन गए हैं, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया में उनकी भूमिका और उनके इंस्टीट्यूट पर जो हाल में एक्शन हुआ, उसने मामले को और उलझा दिया है। और हाल की जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, उन्होंने चिंताएं बढ़ाई हैं,
क्योंकि इन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के लंबे दौर को तोड़ा है। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है, इन सब उलझनों, मांगों पर केंद्र की जो हिचक दिख रही है और लद्दाख के लोगों की अपनी ज़मीन, पहचान, स्वायत्तता से जुड़ी जो खास इच्छाएं हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? मतलब ऐसा कौन सा हल मुमकिन है जो देश की सुरक्षा चिंताओं का भी ध्यान रखे और लद्दाख के लोगों की उम्मीदों और उनकी खास पहचान का भी सम्मान करे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारे श्रोताओं के मन में इस विषय पर कोई सवाल है या वो अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों और देश के अहम मुद्दों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए इस तरह की चर्चाओं से जुड़े रहना फ़ायदेमंद है। अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल, ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।